नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 के जनरल रूल्स और पेंशन रूल्स के बारे में कुछ रूलों पर चर्चा की, क्योंकि चैप्टर बड़े लंबे लंबे हैं दोस्तों। और मैंने अपने पहले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 9 वॉल्यूम्स में हैं। 9 प्रकार के रूल्स बनाए गए हैं, जिनमें से मैंने जनरल रूल्स, पेंशन रूल्स पर चर्चा की है। दोस्तों, मैंने विचार किया है कि सभी रूलों पर मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूं समय समय पर। अगर जो एक ही रूल पे हम चर्चा करते रहेंगे तो बाकी रूल का नंबर पता नहीं कितने दिनों में आएगा, तो वो भी ज़रूरी है। आपको साथ साथ सभी रूलों का ज्ञान मिलता रहे और आप अपने कार्यालय के कार्यों को भी बड़े अच्छे ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन करें और केसों को सुलझाएं, केसों का निपटारा करें। और आपके भी यदि उसमें कोई लाभ हैं तो आप भी अपने लाभ प्राप्त करने में लाभ कमाएं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 2016 पर चर्चा करूंगा। ये पुस्तक ओरिजिनल पुस्तक है। मैंने अपने वीडियो में आपको आश्वासन दिया है कि मैं हरियाणा सरकार द्वारा जारी ओरिजिनल रूल्स पर ही चर्चा करूंगा और आपको इन रूलों का प्रारूप दिखा करके इन रूलों के बीच में जो भी प्रावधान है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता रहूँगा, ताकि बातचीत में आपको उसके बारे में भी संदर्भ मिलता रहे। दोस्तों, एम्प्लॉय कंडक्ट रूल का मतलब क्या हुआ कि सेवा काल के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को अपना चाल चलन, अपना चरित्र सरकार की शर्तों के अनुसार ही रखना होगा। यदि हम सरकार की कानून और हिदायतों के अनुसार, कानून के प्रावधानों के अनुसार अपना चरित्र, अपना चाल चलन, अपना कंडक्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो उस मामले में हमारे खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि सरकार ने स्वच्छ छवि वाले कर्मचारियों को ही सेवा में रखना है। इसलिए दोस्तों, सेवा काल के दौरान रहते हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपना चरित्र, अपना चाल चलन, अपनी ईमानदारी सरकार के पैरामीटर पर, सरकार ने इन रूलों में जो प्रावधान किए हैं उनके अनुसार ही मेंटेन करना होगा। और हम बाध्य हैं, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी बाध्य हैं, सब प्रबंधित है कि इन नियमों का पालन करते हुए अपना चाल चलन, अपना चरित्र मेंटेन करें। वो क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, मैंने पहले बताया आपको कि ये नियम जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूं वीडियो में, ये हरियाणा सरकार के द्वारा 19 जुलाई 2016 से नोटिफिकेशन जारी करके लागू किए गए हैं। पूर्व में भी कंडक्ट रूल थे, लेकिन उनका नाम क्या था? उनका नाम कुछ और था। हरियाणा के नाम से थे, पहले पंजाब के नाम से थे, लेकिन 1987 में 1987 में हरियाणा ने अपने नियम बना लिए थे एम्प्लॉय कंडक्ट रूल, जो के संशोधन हुए उनमें कुछ समय समय पर। लेकिन जब सरकार ने अपनी हरियाणा की CSR बनाई, हरियाणा के सर्विस रूल बनाए, उस समय इन रूलों का भी निर्माण किया गया, ये फ्रेम किए गए और वो रूल ये हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये, जैसे मैंने पिछले बताया कि जनरल रूल हरियाणा सरकार के किस डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं,
पेंशन रूल हरियाणा सरकार के किस डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं? तो दोस्तों ये कंडक्ट रूल जो हैं वो किस डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं हरियाणा सरकार के? वो है दोस्तों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये लिखा हुआ है, आप देख लें। हरियाणा सरकार के जनरल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये रूल जारी किए गए और इनकी शक्तियां भी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन ही निहित हैं। दोस्तों 19 जुलाई 2016 के नोटिफिकेशन के अनुसार इन रूलों को कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of services of government employees of the state of Haryana, namely कि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल महोदय अपनी शक्तियां जो उनको भारतीय संविधान की धारा 309 के अंतर्गत प्रदत्त हैं उनका प्रयोग करते हुए नियम और शर्तों के साथ हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के लिए निम्नलिखित रूल बनाते हैं। तो रूल नंबर 1, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंडक्ट रूल के टोटल रूल दोस्तों 32 हैं, फर्स्ट टू 32। पूरे एक वीडियो में इस पूरे रूल डिस्कस नहीं हो पाएंगे, इसलिए वीडियो की लेंथ के हिसाब से मैं डेली इन पर चर्चा करता रहूंगा। जितने रूल कवर कर पाऊंगा उतने ही रूल करूंगा। आज हम चर्चा करेंगे रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 4 तक। पहला रूल में है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दूसरे रूल में एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, तीसरे रूल में है दोस्तों डेफिनेशंस और चौथे रूल में जनरल प्रावधान बताए गए हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर कर पाएंगे क्योंकि इनका समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने को तो हम रूल 10 तक पढ़ लेंगे, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। उससे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और ना इंटरेस्ट बन पाएगा और ना ही समझ पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम डिस्कस करते रहेंगे समझने के लिए। रूल नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दीज रूल में बी कॉल्ड द हरियाणा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल 2016। ये रूल हरियाणा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 2016 कहलाएंगे। इसका सब रूल 2 में कहा, दीज रूल शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम 19 जुलाई 2016। और ये नियम 19 जुलाई 2016 से अमल में लाए जाएंगे। रूल 2 में कहा, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। ये रूल किन किन पर लागू होंगे, इसका दायरा कहाँ तक है, उसमें बताया, दीज रूल शैल अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विसेज और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा इंक्लूडिंग, कि ये रूल हरियाणा सरकार के सभी नियुक्त कर्मचारियों को जो कि एनी सिविल सर्विस है, किसी भी सिविल सेवा में या किसी पोस्ट पर सिविल की जो कि राज्य सरकार के कार्यों हेतु नियुक्त किए गए हैं उन पर लागू होंगे। और उनमें कौन कौन शामिल हैं? एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी लगे हुए हैं उन पर भी लागू होंगे। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, वर्तमान समय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहुत कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय कंडक्ट रूल उन पर भी लागू होते हैं। रूल 2 में परिभाषित बताया गया है कि किन पर लागू होंगे, जिनमें हरियाणा सरकार के कर्मचारी, उनमें कौन कौन शामिल हैं? एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अनुबंध आधार पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होंगे, शामिल हैं वो भी इनमें सभी कर्मचारियों में। एम्प्लॉय वर्किंग ऑन एडहॉक बेसिस, जो कर्मचारी तदर्थ आधार पर लगे हुए हैं, एडहॉक बेसिस पर लगे हुए हैं, उन पर भी लागू होंगे, वो भी शामिल हैं इनमें एम्प्लॉइज में।
वर्क चार्ज एम्प्लॉय जो वर्क चार्ज बेस पर लगे हुए हैं उन पर भी लागू होंगे। डेली वेज एम्प्लॉय जो डेली वेज के कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होंगे। एनी अदर कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होम दी competent authority may by general or special order direct that these rules shall apply। इनके अलावा और भी किसी कैटेगरी का एम्प्लॉय जो है जिनके बारे में सरकार ये कहेगी कि ये रूल उन पर भी लागू होते हैं, वो भी इनमें शामिल हैं। प्रोवाइडेड बशर्ते आगे प्रावधान किया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दीज रूल शैल अप्लाई टू। इन रूलों का कोई भी प्रावधान इन पर लागू नहीं होता। किन पर? मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS अधिकारियों पर लागू नहीं होते। Who are subject to the All India Services Conduct Rule 1954, क्योंकि उनके ऊपर ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1954 लागू होते हैं, इसलिए उन पर ये लागू नहीं होते, उन पे दूसरे कंडक्ट रूल लागू होते हैं। दोस्तों रूल 2 का प्रोविजन सेकंड प्रोविजो बताई गई है, एम्प्लॉय सर्विंग इन ए डिपार्टमेंट अंडर हरियाणा गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम सेंटर और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन। और वो दूसरे कर्मचारी और भी कौन से जो कि हरियाणा सरकार में सेंटर या किसी अन्य राज्य सरकार से डेपुटेशन पर आए हुए हैं अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और या किसी अन्य सोर्स से थोड़े समय के लिए आए हुए हैं, उन पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन पर उनके नियोक्ता के नियम लागू होंगे। और थर्ड प्रोविजन में बताया है दोस्तों, होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर दैट दीज रूल डू नॉट अप्लाई। और हरियाणा सरकार सामान्य या स्पेशल आदेश जारी करके ये डिक्लेयर कर दे, ये घोषणा कर दे क्या कि ये रूल उन पर लागू नहीं होते, फलां कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, उन पर भी लागू नहीं होंगे। स्पेशली या सामान्य रूप से कोई दिशा निर्देश जारी होते हैं, कोई ऑर्डर जारी होते हैं। आगे नोट नंबर 1 दिया है, द स्पीकर ऑफ द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली हैज एग्रीड अंडर आर्टिकल 187 का 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अंटिल ए लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 187 का 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और rules are framed by the governor in consultation with the speaker of the legislative assembly under clause 3 of the article 187 of the constitution of India. These rule and amendments thereof, if any, after prior consent of the speaker, shall apply to the secretary staff of the Haryana legislative assembly. के स्पीकर हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष महोदय भी इस बात से सहमत हैं कि जब तक उनके कानून नहीं बनते और संविधान की धारा 187(2), 187(3) के अंतर्गत इन रूलों की या कोई अमेंडमेंट जारी होते हैं तो वो विधानसभा के सेक्रेटेरिएट स्टाफ पर भी लागू होंगे। आगे नोट 2 कहा है, द चेयरमैन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हैज एग्रीड टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द केस ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महोदय ने भी, अध्यक्ष महोदय ने भी मानना है, हैज एग्रीड मानना है कि ये रूल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। नोट 3 दोस्तों, if any doubt arises as to whether these rules apply to any person or not, the decision shall lie with the General Administration Department of Government of Haryana। और यदि कहीं शंका आ जाए या ये निश्चित करने में बाधा हो कि ये रूल इस कर्मचारी पर किसी भी समय कि इस कैटेगरी के एम्प्लॉय पर लागू होते हैं या नहीं होते, तो इसका समाधान कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए लिखा है नोट 3 में कि सामान्य प्रशासन विभाग हरियाणा सरकार का, जिसको चीफ सेक्रेटरी महोदय के अंडर है, वो डिपार्टमेंट के पास पावर है, वो डिसाइड करेंगे। अर्थात इनकी यदि कोई शक शुबा है उसका समाधान करने के लिए या कोई अमेंडमेंट आगे बताएंगे कि यदि कोई अमेंडमेंट भी होगी तो वो भी करने की पावर किसके पास है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास है। दोस्तों ये बात ध्यान देने वाली है।
सभी रूलों में अलग अलग अथॉरिटियां हैं दोस्तों। किसी में सामान्य प्रशासन विभाग है, किसी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कंडक्ट रूल की अथॉरिटी किसके पास है? सामान्य प्रशासन विभाग के पास है। अब आगे रूल 3 में डेफिनेशन बताई गई हैं, परिभाषाएं बताई गई हैं किनकी, जो अथॉरिटियां या जो भी बिंदु इसमें आएंगे उनकी परिभाषा क्या है, कौन कौन सी परिभाषा शामिल की गई हैं वो बताया गया है। इन दिस रूल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर ए गवर्नमेंट, सरकार का शब्द आया है, आएगा बीच में। कौन सी सरकार है परिभाषित की है? गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा सरकार। गवर्नमेंट से मतलब है हरियाणा सरकार से। बी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी, वो कौन होगा? मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। वो सारे कर्मचारी जो हरियाणा राज्य के कार्यों के करने के लिए नियुक्त किए गए हैं या किए जाएंगे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की परिभाषा में आएंगे। एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुज सर्विसेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ ए कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और ए लोकल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट shall for the purpose of this rule be deemed to be a government employee serving under the government, nothing notwithstanding that his salary is drawn from sources other than from the consolidated fund of the state। कि वो सारे कर्मचारी जो के कंपनी हरियाणा सरकार के अधीन, हरियाणा सरकार से संबंधित कोई कंपनी है उसमें नियुक्त किया गया, कॉर्पोरेशन में नियुक्त किया गया, ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त किया गया और लोकल अथॉरिटी जो लोकल गवर्नमेंट है वहां की, वहां नियुक्त किया गया। सेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस विल बी डीम्ड टू बी गवर्नमेंट, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही माने जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की परिभाषा में है सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, के ये सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। नॉटविथस्टैंडिंग दैट हिज सैलरी, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो तनख्वाह अदर देन सोर्स, किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, के स्टेट ऑफ हरियाणा के फंड से, कंसोलिडेटेड संयुक्त फंड से अलावा किसी सोर्स से वो तनख्वाह बेशक ड्रा कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका, वो इस परिभाषा में आएगा। अर्थात बोर्ड कॉर्पोरेशन से तनख्वाह लेने वाले सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भी उसमें आएंगे। सी मेंबर ऑफ फैमिली, कर्मचारी की फैमिली के मेंबर कौन कौन है वो परिभाषित किए गए हैं। दोस्तों याद रखना, हर रूल के फैमिली मेंबर अलग अलग मिलेंगे आपको, कहीं एक दो अधिक मिलेगा तो कहीं एक दो ज़्यादा मिलेगा। इसलिए प्रत्येक रूल जो भी हैं 9 वॉल्यूम के अंदर, उनमें कौन कौन सी मेंबर फैमिलीज हैं वो सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से एक जैसे नहीं है। एक रूल के परिभाषित फैमिली मेंबर दूसरे रूल के परिभाषित मेंबर से मेल खा सकते हैं, लेकिन आपने जहां आप केसों का डिस्पोजल कर रहे हैं, क्लेम दे रहे हैं, वहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस विषय पर आप मामला डील कर रहे हैं उसी विषय पर फैमिली मेंबर की परिभाषा लेनी होगी। मेंबर ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कर्मचारी के संबंध में कौन कौन से हैं? इंक्लूड द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, बट डज नॉट इंक्लूड ए वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय ए डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। कि कर्मचारी, महिला कर्मचारी के संबंध में उसका पति और मेल कर्मचारी के संबंध में, पुरुष कर्मचारी के संबंध में उसकी पत्नी, चाहे वो उसके साथ रहती है या ना रहती है, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुई, वो इसमें शामिल की गई है। और जो सेपरेट हुई हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय ए डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो शामिल नहीं होंगी। कौन सी शामिल नहीं होंगी? जो तलाकशुदा हैं कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की डिग्री हो गई है, कोर्ट की डिग्री से पहले तो शामिल हैं, कोर्ट की डिग्री होगी तलाक की, सेपरेट कर दिए गए, वो शामिल नहीं है दोस्तों।
किसमें? फैमिली की परिभाषा में। सेकंड सब रूल सी का क्लास 2, सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम बट डज नॉट इंक्लूड ए चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऑफ हुज कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन डिप्राइव्ड बाय और अंडर एनी लॉ। कि वो बेटा और बेटी या दत्तक पुत्र या दत्तक बेटी गोद ली हुई किसकी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, लेकिन वो पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड करती हो। बेटा भी डिपेंड करता हो और बेटी भी डिपेंड करती हो, लेकिन वो दूसरे इससे इतर ये तो शामिल हैं। इससे इतर कौन से? वो बच्चे और स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट, जो कि कर्मचारी पर, चाहे वो दत्तक हैं या उसके अपने हैं, कर्मचारी पर डिपेंड नहीं करते, वो इसमें शामिल नहीं हैं फैमिली की डेफिनेशन में। या हुज कस्टडी द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन डिप्राइव्ड बाय और अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा, कोर्ट के लॉ के द्वारा यदि किसी भी बच्चे को अपने माता पिता से अलग रखा गया, उसकी कस्टडी उसके पास नहीं है, जिस एम्प्लॉय के पास कस्टडी नहीं है, चाहे वो महिला कर्मचारी है या पुरुष कर्मचारी है, यदि उस बच्चे की कस्टडी लीगली उसके पास नहीं है तो वो भी इसमें शामिल नहीं है दोस्त। क्लास 3, एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर बाय ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाइफ और हस्बैंड एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इनसे अलावा एनी अदर पर्सन, कोई भी अन्य व्यक्ति रिलेटेड, संबंधी हो, बाय ब्लड बायोलॉजिकली या बाय मैरिज एम्प्लॉय के साथ, या एम्प्लॉय की पत्नी या उसका पति, और जो होली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, वो भी इसमें शामिल है। सब रूल डी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी का जिक्र है, वो कौन सी होगी? मीन्स सब रूल 1 का क्लास ए, गवर्नमेंट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए पोस्ट ऑफ ग्रुप ए एक्सेप्ट वेयर एनी लोअर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस। के ग्रुप ए के कर्मचारियों के संबंध में सरकार अर्थात विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, वो गवर्नमेंट होते हैं, वो इसमें प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए पोस्ट ऑफ ग्रुप बी, क्लास बी में बताया गया है सब रूल 1 का कि एचओडी जो है वो ग्रुप बी के कर्मचारियों के संबंध में प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होंगे कंडक्ट के रूल के मामले में। और क्लास सी में बताया हेड ऑफ ऑफिस इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए पोस्ट ऑफ ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के मामलों में हेड ऑफ ऑफिस प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होंगे। सब रूल 2, द स्पीकर ऑफ द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इन द केस ऑफ सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी इन द केस ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉय ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी के संबंध में माननीय लोक स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर इसमें प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होंगे, और अन्य जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है वो किसी भी क्लास का है, उनके मामले में सेक्रेटरी विधानसभा के वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होंगे। 3, in respect of government employee on foreign service or on deputation to any other department or any other government, the parent department on the cadre of which such government employee is born or the department to which he is administratively subordinate as member of that cadre। कि डेपुटेशन पे गए हुए कर्मचारियों के मामले में उस कैडर के संबंधित जो भी पेरेंट डिपार्टमेंट है उसका, और उस पेरेंट डिपार्टमेंट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट सर्विस अथॉरिटी है वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी मानी जाएगी।
आगे नोट दिया है, द टर्म नॉट डिफाइंड इन दिस रूल बट डिफाइंड इन हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल 2016 शैल हैव द सेम मीनिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। अन्य मामलों में कि इन जो बोली हैं डेफिनेशन में, इनसे इतर जो और भी हैं बातें, जो और भी शब्दावली है, उनके मामले में कहा कि वो इसमें तो नहीं बताई गई डेफिनेशन में, लेकिन हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल 2016 जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके, वॉल्यूम 1 है वो, उसमें जो बताए गए हैं उनका सेम मीनिंग यहां मानना जाएगा, अर्थात जो डेफिनेशन वहां है वो यहां भी लागू होंगी। आगे दोस्तों सामान्य प्रावधान आते हैं रूल 4 में जनरल। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है, आप इस पे पूरा मेरे वीडियो को देखें। और दोस्तों इससे पहले कि मैं रूल 4 के बारे में आगे चर्चा करूं, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देख जरूर रहे हैं, उसको लाइक भी करें दोस्तों, मेरा हौसला अफजाई होगा। उसको सब्सक्राइब अवश्य करें बेल आइकॉन दबा करके, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग बड़े इंटरेस्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इससे मेरा हौसला अफजाई होगा। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को यदि अभी आपने लाइक और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत करें, अभी करें दोस्तों। तो अब मैं आगे रूल 4 पर चर्चा कर रहा हूं, जनरल सामान्य। सब रूल 1, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल एट ऑल टाइम, कि प्रत्येक कर्मचारी हर समय अर्थात 24 घंटे उसको ये बातें मेंटेन करनी होंगी, माननी होंगी, बर्ताव में लानी होंगी। क्या? नंबर 1, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, कि वो असीम पूर्ण रूप से ईमानदार होगा, इंटेग्रिटी अपनी ईमानदारी को पूर्ण रूप से मेंटेन करेगा, किसी भी प्रकार की वो बेईमानी नहीं करेगा। बहुत सख्ती है इस रूल में दोस्तों, ये ध्यान देना जरा। नंबर 2, मेंटेन डिवोशन ऑफ ड्यूटी, कि वो अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक निभाएगा, लगन से करेगा, आनाकानी नहीं करेगा, लेट लतीफी नहीं करेगा, किसी प्रकार का छुपाव नहीं करेगा रिकॉर्ड में। ये उसके लिए सीधा लॉ है, सीधा कानून है, सरकार की तरफ से आदेश है सीधा, जो कि आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा। वो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, उनका वीडियो अलग आ रहा है आपके सामने। इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो ला रहा हूं दोस्तों, आपको सारे रूलों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को आप देखें और तुरंत उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों मेरा भी हौसला अफजाई रहे। नंबर 3 पे कहा, डू नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कर्मचारी या अधिकारी कोई भी है। क्या? कैसा नहीं करेगा? विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, बुरा हो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा कर्मचारी। जो बुरे की परिभाषा में आता है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा कर्मचारी। नंबर 4, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जितनी भी नीतियां होंगी उनके अनुसार ही वो अपना कर्तव्य निभाएगा, अपनी ड्यूटी देगा। अपनी तरफ से ये नहीं कहेगा कि नहीं जी इसमें ये कमी है, वो नो, जो सरकार ने नीति बना दी उसके अनुरूप ही कार्य करना होगा उसको। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, स्पष्टीकरण दिया है। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैबिचुअल फेल टू परफॉर्म ए टास्क असाइन्ड टू हिम विद इन द टाइम सेट फॉर द पर्पस एंड विद द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड ऑफ हिम शैल बी डीम्ड टू बी लैकिंग इन डिवोशन टू ड्यूटी विद इन द मीनिंग ऑफ क्लास 2 अबव। 2 अबव में कहा है था दोस्तों 4 के मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, उसके संबंध में कहा है कि हर कर्मचारी को, कौन से को, जो आदतन अपनी ड्यूटी और वो कार्य
करने में फेल हो जाते हैं, अर्थात निभाते नहीं ड्यूटी को पूर्ण तरह, जो काम उनको दिए गए हैं, जितने समय में वो करने के लिए दिए गए हैं उतने समय में वो फेल हो जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते और कर्तव्य की क्वालिटी भी पूरी नहीं होती, अर्थात कमतर काम करते हैं। जितनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए 100% नहीं देते अपनी, जितना के उम्मीद की जाती है वो सारे के सारे अपने कर्तव्यों के पालन करने में कमी को माना जाएगा कि वो अपने कर्तव्यों को पूर्णतया नहीं निभा रहे, उसमें कमी है, ऐसा मानना जाएगा, जो कि क्लास 2 में बताया गया है, डिवोशन टू ड्यूटी। किनको माना जाएगा? जो इस प्रकार के कर्मचारी होंगे। आगे सब रूल 2 बताया है। 2 का 1, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट, ये पहले वाले तो निम्न स्तर के कर्मचारी थे, अब सुपरवाइजरों के ऊपर अर्थात जो अधिकारीगण हैं। एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप टू इंश्योर द इंटेग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी, कि वो जितने भी कर्मचारी उसके अधीन कार्य कर रहे हैं वो उनसे उम्मीद के अनुसार ड्यूटी को निभाने में उनको प्रेरित करेंगे, उनसे करवाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो सारे अधीनस्थ जो हैं उनके कर्मचारी वो अपनी ड्यूटी को पूर्णतया निभाएं। ये सुपरवाइजरों की ड्यूटी है। यदि ऐसा वो कर्मचारी नहीं कर रहा है तो सुपरवाइजर भी उसमें पूरा दोषी है कि उसने भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उसने इंश्योर करना है कि हाँ वो उसके निम्न स्तर के कर्मचारी जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो पूर्णतया डिवोशन टू ड्यूटी हैं, ये उसकी भी जिम्मेवारी है। इसके नीचे नोट दिया है दोस्तों, दिस सब रूल शैल बी इन्वोक्ड ओनली इन केस वेयर देयर हैज बीन ए फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ सुपरवाइजरी। ये जो ऊपर रूल बताया, नियम बताया है, कहता है ये सिर्फ वहां लागू होगा जहां पे सुपरवाइजर फेल हो जाता है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, लैकनेस है उसमें, कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन वो नहीं पूरी वो कर रहा था, वहां लागू होता है, ये उस सुपरवाइजर पर लागू होता है। टू टेक ऑल पॉसिबल स्टेप टू इंश्योर द इंटेग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी, के उन ईमानदारी से काम करवाने में और डिवोशन टू ड्यूटी काम करवाने में कोताही बरती है सुपरवाइजर ने, उस पर लागू होगा। जो उसके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं वो सुनिश्चित उसको करना है, सुपरवाइजर को करना है। सेकंड में बताया है, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट इन ए कोर्टियस मैनर एंड शैल नॉट अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स इन हिज डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज। प्रत्येक कर्मचारी, आप ध्यान दीजिए कि कितनी सख्त लैंग्वेज में यह नियम लिखा गया है और ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई होगी। कि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करने में कार्य करना है, कैसे? शालीनता से, बड़ी मर्यादा में रह करके कार्य करना है। ये भी ध्यान देना है कि शालीनता हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, अक्खड़पन नहीं हो, किसी प्रकार का अहम ना हो, बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से। और वो कर्मचारी, प्रत्येक कर्मचारी किसी भी प्रकार का कार्य करने में विलंब नहीं करेगा, अपने कौशल में, अपने कारगुजारी में विलंब नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। इन इज डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज, पब्लिक को डील करते वक्त और दूसरे कार्य करते वक्त दोनों में बड़ी शालीनता बरतेगा और अपने कौशल में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। सब रूल 3 में लिखा है, 3 का 1, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड ऑन हिम एक्ट अदरवाइज देन इन हिज बेस्ट जजमेंट एक्सेप्ट व्हेन ही इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिशियल सुपीरियर। कि कोई भी कर्मचारी कार्य करते हुए, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अपनी शक्तियों के अनुसार कार्य करेगा, जो उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं कानून के द्वारा,
नियमानुसार। कब? जब वो अपने सुपीरियर के आदेश निर्देश पर कार्य कर रहा होगा, तब उसको अपनी शक्तियों का भी प्रावधान देखना है कि मेरी शक्तियां कितनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सुपीरियर कह दे ये काम कर दो और वो उसकी पावर नहीं है और वो भी काम कर दे, नो, तो वो बताइए कि ये मेरी पावर नहीं है, जिसकी पावर है ये, लेकिन शालीनता से। नंबर 2 में लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरी बी इन राइटिंग, oral direction to subordinate shall be avoided as far as possible. When the issue of oral direction become unavoidable, the official shall confirm it in writing immediately thereafter. कि सुपीरियर ऑफिसर जो है उसका प्रत्येक निर्देश, प्रत्येक आदेश लिखित में होना चाहिए, लिखित में होगा। यदि कई बार इमरजेंसी में ऐसा हो जाए कि लिखित में आदेश देने का समय नहीं है, इमरजेंसी है, उसमें समय लगेगा लिखित में लाने के लिए, और सुपरवाइजर ने वर्बल आदेश दे दिया, अनुपालना तो कर लो, लेकिन वो तुरंत उसको जो है ना कन्फर्म करे कर्मचारी कि साहब आपने जो है ना मेरे को ये फलाना आदेश दिया था वर्बल, मैंने आपका ये काम कर दिया, मैं आपको ये कन्फर्म करता हूं, ताकि वो इन राइटिंग आ जाए, कन्फर्मेशन हो जाए उसकी। नंबर 3 में लिखा है ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर शैल सीक कंफर्मेशन ऑफ द सेम इन राइटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, वेयर अपॉन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर टू कंफर्म द डायरेक्शन। कि जैसे पहले कहा है कि वो तुरंत उसको कंफर्म करेगा जिसने आदेश दिया है, अब कहते हैं कर्मचारी भी तुरंत उसको कंफर्म कर ले कि जी मैंने आपका काम कर दिया। पहले मैं बताया कि वो अधिकारी वर्बल आदेश देने के बाद कंफर्म करे, और इसमें आगे बताया है कि कर्मचारी भी वर्बल आदेश को कंफर्म करें इन राइटिंग में, ताकि सब कुछ लिखित में आ जाए। दोस्तों अंत में एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण दिया है। नथिंग इन सब क्लाज 1 अबव, सब क्लाज 1 अबव में कुछ भी नहीं लिखा है शैल बी कंस्ट्रूड। इस जो ऊपर लिखा है क्लाज 1 में, उसका ये अर्थ कतई ना लगाएं। एज एम्पावरिंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू evade his responsibility by seeking instruction from or approval of a superior officer or authority when such instruction are not necessary under the scheme of distribution of power and responsibility। यदि जो सरकार की नीति है किसकी, कार्य को, स्कीम को डिस्ट्रीब्यूशन करने की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने की, इस जिम्मेवारी से वो बिल्कुल भी अलग नहीं होता कि वो ये सोच ले कि मैं तो अपने सुपरवाइजर स्टाफ को कह दिया कि साहब मैंने काम कर दिया, और पावर उसकी है नहीं। नो, इसका ये कतई मतलब ना लगाएं कि वो उसकी पावर से बाहर काम होगा, अर्थात उसकी पावर में ही करना होगा उसको। अपना आदेश मिला है तो अपनी पावर में ही काम करो। यदि आपकी पावर नहीं है, आपको पावर निहित नहीं है, तो आप उसको लिखित में लाइए, लेकिन शालीनता से। ये पहले कहा गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। हमने रूल 4 डिस्कस कर लिए हैं, आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत में आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अवश्य लाइक शेयर करें और बेल का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे मेरा हौसला अफजाई होगा। देखिए दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको भी इतना काम मेरे लिए करना होगा, तभी मेरा हौसला अफजाई होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।